हेलो, स्वागत है आपका। और आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। और यकीन मानिए कि बीएससी मैथमेटिक्स का इतना अच्छा और प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। और इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ट्वेल्थ के बाद में जैसे आप 11th और 12th में मैथ्स को पढ़ते थे उसी तरीके से यह पढ़ने का मज़ा आने वाला है। हर एक ट्यूशन को स्टेप बाय स्टेप मैं हल करके दिखाऊंगा आपको, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की जो बुक है कैलकुलस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कलन, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहले बेसिक पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में एकदम प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन को हल करते हुए चलेंगे। और आज से आपकी रेगुलर क्लासें स्टार्ट हो गई है ना। तो चैनल पर जुड़ जाइए जितने हो सकते हैं, है ना। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, है ना। तो चलते हैं अपन, है ना। कलन के बारे में पहले पता करते हैं कि ये कलन क्या होता है। तो कलन क्या होता है कि गणित की वह शाखा होती है कलन, गणित की वह शाखा होती है जिसमें निरंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाती है कलन। निरंतर परिवर्तन होता है उसके अंदर, है ना। जैसे अपन ने 12th क्लास में भी अवकलन में परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। हर एक चीज़ में परिवर्तन होता है, ये चीज़ अपन जानते हैं, है ना। कि अगर बाइक में अगर अपन पेट्रोल भरवा रहे हैं तो पेट्रोल भरवाने के बाद में उस पेट्रोल में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो उस चीज़ को भी अपन इस कलन के माध्यम से समझ सकते हैं। हर चीज़ में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कलन के प्रकार की। तो कलन के 3 प्रकार होते हैं, है ना। पहला होता है अवकल गणित, और दूसरा होता है समाकलन गणित। समाकलन गणित, है ना। जिसको इंटीग्रेशन बोलते हैं और इसको डिफरेंशियल्स बोलते हैं, है ना। इस गणित को इंटीग्रेशन बोलते हैं, है ना, समाकलन, है ना। और एक तीसरी और होती है वेक्टर कलन। क्या होती है? वेक्टर कलन। तो अवकलन गणित क्या होती है? कलन की वह शाखा होती है, यह कलन की वह शाखा होती है जिसके अंदर अवकलन तथा उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाती है अवकलन गणित कहलाती है। कलन की वह शाखा जिसमें, है ना, अवकलन तथा उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाती है अवकलन कहलाती है। समाकलन गणित क्या होती है? कलन की वह शाखा, कलन की वह शाखा जिसमें समाकलन तथा उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है ना, वो कहलाती है समाकलन गणित कहलाती है। क्या कहलाती है? समाकलन गणित। और इसका एक तीसरा प्रकार और होता है जिसको अपन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सदिश गणित, है ना। जिसको क्या बोल सकते हैं? सदिश गणित बोल सकते हैं। एक मिनट, मैंने कलर दूसरा यूज ले लिया। जिसको अपन क्या कह सकते हैं? सदिश गणित। क्या बोलते हैं? सदिश गणित। क्या बोलते हैं? सदिश गणित। तो इसमें सदिश गणित को अपन क्या लिख सकते हैं? सदिश गणित को लिख सकते हैं कलन की वह शाखा जिसमें, है ना, कलन की वह शाखा जिसमें समाकलन, है ना, कलन की वह शाखा जिसमें समाकलन तथा अवकलन तथा इनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, तथा इनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है ना, किया जाता है, उसे सदिश गणित कहेंगे, उसे सदिश गणित कहते हैं, है ना भाई। तो मोटा मोटा अपन ने आज क्या समझा? कैलकुलस के बारे में पढ़ा था कि कैलकुलस क्या होता है
कि जिसमें निरंतर जो परिवर्तन होता है, गणित की वह शाखा जिसमें निरंतर परिवर्तन होता है वह कहलाती है कलन। और कलन को 3 प्रकार से बांटा है। पहली होती है अवकलन गणित, जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि कलन की वह शाखा जिसके अंदर अवकलन तथा उसके अनुप्रयोगों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। समाकलन क्या होता है कि कलन की वह शाखा जिसमें समाकलन तथा उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। और सदिश क्या होता है कि समाकलन तथा अवकलन इनके अनुप्रयोगों का उपयोग किया जाता है, उसे अपन क्या कह सकते हैं, सदिश गणित कहते हैं। ठीक है भाई, आगे देखेंगे अपन। ये तो इस कलन की डेफिनेशन हुई। कलन बुक के बारे में पढ़ रहे तो मोटा मोटा अपने को मालूम होना चाहिए कि कलन क्या होता है ना, और इसे कितने प्रकार की हो सकती है। अभी अपन कलन में कुछ चीज़ों को, इसका जो फर्स्ट जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे और उसका जो बेसिक है वो देखेंगे। उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन अपन 1 बाय 1 हल करेंगे, है ना। तो देखते हैं। हाँ, आवाज़ आ रही है। देखिए, पहला जो चैप्टर है ना, चैप्टर पहला है, फर्स्ट जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं वो है ना, पेडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, है ना। मतलब पदिक समीकरण में चाप की लंबाई के अवकलज पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, है ना। तो पदिक समीकरण चाप की लंबाई को पढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक था इसका जो अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। कार्तीय, पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं एक पॉइंट से, कार्तीय तल या कार्तीय निर्देशांक की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, कार्तीय निर्देशांक की बात करते हैं। इसको समझते हैं क्या होता है कार्तीय निर्देशांक, है ना भाई। कार्तीय निर्देशांक की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं पहले, है ना भाई। तो क्या था कार्तीय निर्देशांक, देखें, ये अपने पास में एक्स एक्सिस है और ये अपने पास में क्या है, वाई। ये एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई और ये वाई डैश, ये इसका मूल बिंदु कहलाता है जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, है ना। और अब इधर देखें, ये एक्स एक्सिस है। मैंने माना कि यहाँ से कोई आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु है ना, कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x तथा y है। इस x तथा y का मतलब क्या हुआ कि ये x अक्ष में, ये इसको अगर मैं मिला दूं x अक्ष में, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, x। और अगर इसको भी मैं मिला दूं तो यहाँ से ये यहाँ तक का जो दूरी है वो कितनी है मेरे पास में, y। और मान लिया कि ये इसके साथ में क्या कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। किसका कोण बना रही है, थीटा का कोण बना रही है। अब देखें, ये एक्स अक्ष की जो होती है, ये एक्स अक्ष होती है, इसको अपन एक्स अक्ष वाले को इसको क्या बोलते हैं, भुज, और इसको क्या बोलते हैं, कोटि। वाई एक्स वाले को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे ना भाई। ये होती है कोटि और ये होती है भुज। तो यहाँ से इसका जो ये बिंदु है, इसका मतलब है कि एक्स अक्ष पर एक्स दूरी पर और यहाँ पर ये वाई दूरी पर, ठीक है ना भाई। तो ये इसका क्या कहलाता है, एक तरह से कार्तीय निर्देशांक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कार्तीय निर्देशांक कहलाता है। इसी के अंदर देखें, ध्रुवीय निर्देशांक की बात करते हैं। ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, मैं यहीं पर करवा रहा हूँ, है ना। देखें इधर, ये इसका ध्रुवीय मतलब कह सकते हैं ध्रुवीय बिंदु है, मतलब एक तरह से एक्स अक्ष पे होता है ना, अपन कह सकते हैं इसको कि ये ओ बिंदु है ना। और इससे यहाँ तक कि ये जो दूरी है, ये यहाँ से ये ध्रुवांतर रेखा कहलाती है। और इनके साथ में जो ये कोण बनता है ये थीटा है। ये क्या कहलाएगा, ध्रुवांतर रेखा। ध्रुवांतर रेखा ये क्या होती है, ध्रुवांतर रेखा। ये इसका बिंदु O है और ये एक्स अक्ष की दिशा में, ये क्या है, एक्स एक्सिस है पूरी। और ये जो इसके थीटा के सापेक्ष जो लाइन जा रही है, ये क्या कहलाती है, ध्रुवांतर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्रुवांतर रेखा। और जो कि क्या होती है, R होती है। और यहाँ पर ये बिंदु मैंने मान लिया जिसके निर्देशांक, ये ध्रुवांतर रेखा R है ना, और ये किसका कोण मार रही है, थीटा का। तो जो इस P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो R और थीटा होंगे। ये P के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, R और ये होंगे, है ना। और जो ये कोण बनेगा, इस कोण को क्या बोलेंगे, ध्रुवांतर कोण। क्या बोलेंगे इसको, ध्रुवांतर कोण। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवांतर कोण बोलेंगे, ठीक है भाई। और ये जो O बिंदु है ना, ये इसका क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या
क्या कहलाता है, ध्रुव। इस चीज़ को 11th क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के समय आपने पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास का 5वां चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आई होगी। तो अपन इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ फॉर्मूले निकालेंगे, कुछ में मतलब दूरवी रूप होंगे, उनके अंदर अपन संबंध दर्शाएंगे। उन सब चीज़ों को अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे और फॉर्मूले की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, तो मैं ये मिटा रहा हूँ हाल फिलहाल और अभी आगे देख रहे हैं अपन, है ना। तो आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है वो है, ये तो बेसिक बताया था मैंने 11th और 12th का, है ना। 11th क्लास का बेसिक है ये, ठीक है। कार्तीय तथा, टॉपिक क्या है अपने पास में, कार्तीय तथा ध्रुवी निर्देशांकों में, कार्तीय तथा ध्रुवी निर्देशांकों में क्या संबंध, है ना। कार्तीय तथा ध्रुवी निर्देशांकों में क्या होगा, संबंध बताएंगे। इसी चीज़ को अपन प्रूव करके भी देखेंगे, है ना। तो देखें कैसे कर सकते हैं। मैं एक कार्तीय निर्देशांक बना लेता हूँ, बना लिया भाई, है ना। ये मैंने कार्तीय निर्देशांक बना लिया और मैंने मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x और y है। कार्तीय, मैंने यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया P जिसके निर्देशांक मैंने x और y ले लिए, और यहाँ से मैं एक r दूरी पर है, ये मतलब यहाँ इस मूल बिंदु से r दूरी पर, ये एक तरह से ध्रुव बिंदु हो गया, है ना। तो यहाँ से r दूरी पर ये बिंदु स्थित है, r दूरी पर स्थित है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब क्या होगा, इस बिंदु से यहाँ तक की जो ये दूरी होगी वो होगी x, और यहाँ से ये वाली जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। देखिए, चाहे आप इसके सापेक्ष लो चाहे इसके सापेक्ष ले, इसके समांतर है ना। और ये इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। ठीक है, फिर देखें यहाँ अपने पास में थीटा आ गया, ये आ गया अपने पास में, है ना, x, ये दूरी आ गई x, ये वाली आ गई y। और एक चीज़ देखें, क्या यहाँ पर ये लंब की तरह है, तो एक तरह से ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है क्या, और 90 डिग्री का कोण बनाने का मतलब POA मान लूँ क्या इसको, है ना, POQ, है ना, Q मान लेते हैं ना, ये Q आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया क्या, और समकोण त्रिभुज हो गया तो अपन इसमें देखते हैं, है ना, त्रिभुज अपन देख रहे हैं, त्रिभुज, है ना, PQO में, है ना, त्रिभुज PQO में देखते हैं, त्रिभुज PQO में देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। ध्यान से देखना, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा भाई, बताएं। साइन थीटा बराबर अपने पास में लाल बटे कक्का से अपन ने देखा है कि LAL बटे KKA, है ना। लंब बटे कर्ण होता है क्या, लंब बटे कर्ण, और इस त्रिभुज के अंदर लंब कितना है, लंब है y, और कर्ण कितना है अपने पास में r, ये कर्ण r है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो किस प्रकार लिखता हूँ, साइन थीटा बराबर y अपॉन r, और यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगा r साइन थीटा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इसी प्रकार मैं इस वाली के लिए देखूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस क्या है अपने पास में, देखें कॉस क्या है अपने, सॉरी आधार क्या है, आधार है अपने पास में x, है ना, आधार क्या है अपने पास में x, और कर्ण क्या है अपने पास में r। तो यहाँ से मैं x का मान निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, r cos थीटा, जो कि अपने पास में हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं एक r का संबंध निकाल लेता हूँ मैं, है ना। संबंध कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ दो, वर्ग करके जोड़ने पर, ये चीज़ें अपन ने 11th में पढ़ी थी, है ना। तो देखें क्या करेंगे, 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, LHS को LHS के साथ में जोड़ना है और RHS को RHS के साथ में जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर, है ना, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने वर्क करके दोनों इक्वेशनों को जोड़ दिया। तो यहाँ से देखिए मैं आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और इस पूरे का मान 1 हो जाएगा अपन जानते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, और ओनली मैं आर निकालना चाहूँ तो अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये अपने पास में आर आ गया। इसको अपन मापांक भी बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मापांक। और इसको अपन मोड के अंदर भी ले सकते हैं, है ना भाई, है ना, इसको अपन मोड के अंदर भी ले सकते हैं। अब देखें कुछ चीज़ें और है ना, एक संबंध और है, संबंध दिखा रहा हूँ मैं। तो ये मैंने आपको दिखाया कि कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध में आपको एक बता रहा हूँ। और क्या हो सकता है, देखिए और क्या हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से। अब देखें ये तो हो गया एक संबंध। दूसरा संबंध में और क्या निकाल सकता हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मैं भाग दे देता हूँ। क्या कर लेता हूँ, यहाँ करवा रहा हूँ मैं, है ना भाई। देखें यहाँ पर देख लें, समीकरण है ना 1 में समीकरण 2 का भाग दे रहा हूँ, 2 का भाग दे रहा हूँ। तो समीकरण 1 क्या है मेरे पास में, देखें y LHS को LHS के साथ y में x का भाग दे दूंगा, और इधर क्या चलेगा, r साइन थीटा बटे में r कॉस थीटा हो जाएगा। इस r से ये r कट जाएगा तो बचेगा अपने पास में साइन बटे कॉस, क्या बचेगा, टेन थीटा, जो कि होगा y अपॉन एक्स। यहाँ से अगर मैं ओनली थीटा निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये अपने पास में एक इसका जो ध्रुवीय या ध्रुवांतर कोण का है, ये अपने पास में यहाँ पर क्या आ गया, ध्रुवांतर कोण आ गया, ठीक है ना। तो कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध होता है वो इस प्रकार अपन सिद्ध कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर खैर पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ ले कि कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध लिखिए, तो आपको इस प्रकार से उसको प्रूव करके दिखाना है। आगे अपन इसकी कुछ चीज़ें और हैं बुक की, जो कि अपन अभी स्टार्ट करेंगे साथ में ही, है ना। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो अपन इसका अगला टॉपिक देखते हैं, है ना। अगला टॉपिक क्या है अपने पास में, है ना, अगला टॉपिक है अपने पास में इसका, है ना, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण। अच्छा चलो, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्पर्श रेखा तथा उसके ढाल के बारे में मैं आपको नॉर्मल बता दूंगा पहले, है ना। तो उन चीज़ों के ऊपर अपन चलते हैं पहले, ठीक है। पहले उन चीज़ों को बेसिक से पढ़ते हैं, है ना। क्या पता आपने 11th में पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, क्या पता कोई कोरोना में पास हो रखा हो, है ना। तो पहले उन सब चीज़ों को देखेंगे, है ना भाई। तो देखिए कैसे, कर्व के ऊपर, कर्व का मतलब होता है वक्र, वक्र के ऊपर कोई बिंदु लेते हैं और उस बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, और उसी स्पर्श रेखा पर एक अभिलंब खींच लेते हैं तो उस अभिलंब का समीकरण क्या होता है। ये सारी चीज़ें अपन आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखें जैसे मैंने एक वक्र ले लिया और जिस पर एक स्पर्श रेखा खींच ली, है ना, स्पर्श रेखा, है ना, मैं टेढ़ी खींच पा रहा हूँ तो मैं एक ये ले लेता हूँ, स्केल लिए मेरे पास में, तो मैं इसी से काम चला रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये एक स्पर्श रेखा खींच दी, है ना भाई, मैंने ये एक स्पर्श रेखा खींच दी इस पर, तो ये जिस बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींची है इसके निर्देशांक में पी एक्स और वाई मान लिया, तो पी बिंदु मान लिया इसको, और इसके निर्देशांक मैंने एक्स और वाई मान लिया, है ना। तो इस रेखा का समीकरण, जो यहाँ पर इस रेखा का जो ढाल होगा ना, पहले तो आप इस रेखा की ढाल देख लो, रेखा की ढाल, ढाल को ही आप प्रवणता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रवणता। जो इस रेखा की जो ढाल होगी वो क्या हो जाएगी, या तो इसको अपन टेन थीटा लिख सकते हैं, है ना, कहीं साइन भी साइन आ जाता है, टेन साइन आ जाता है, या तो आप टेन थीटा बोल सकते हैं, या इसको टेन साइन भी बोल सकते हैं, थीटा कुछ भी हो सकता है, या इसको डी वाई बाय डी एक्स से भी लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स से भी लिख सकते हैं, या इस रेखा का ढाल को आप m से भी लिख सकते हैं। आप रेखा के ढाल को किससे लिख सकते हैं, m से भी लिख सकते हैं। अब देखें इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूं कि तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा,
है ना। तो रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा अपने पास में, दो बिंदु दिए हुए हैं तो y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ले लो, चाहे टेन ले लो, चाहे m ले लो, है ना। डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, ये रेखा का समीकरण होता है। ये रेखा का क्या होता है, समीकरण होता है। और सपोज कि मैं इस पर एक अभिलंब खींच लूँ, इसी रेखा के ऊपर मैंने कोई ये एक अभिलंब खींच लिया है, मैंने ये क्या खींच लिया है, एक अभिलंब खींच लिया है। तो इस अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, इस अभिलंब का समीकरण जो होगा, इस अभिलंब की ढाल क्या हो जाएगी पहले ये देखें, है ना। तो मैं बात करता हूँ अभिलंब की ढाल, अभिलंब की ढाल, है ना। अभिलंब की ढाल की बात करता हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, कैसे, माइनस का 1 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। जो इसकी जो ढाल होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 डी वाई बाई डी एक्स। और अगर मैं अभिलंब की समीकरण की बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ, अभिलंब की समीकरण की बात करता हूँ तो वो क्या आ जाएगी, देखिए y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस का 1 डी वाई बाय डी एक्स, और ये आ जाएगा x माइनस एक्स वन। ये अपने पास में अभिलंब की समीकरण आ जाएगी। तो अभिलंब की समीकरण अपने पास में क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस का 1 डी वाई बाई डी एक्स और x माइनस एक्स वन। इसको आप कुछ और भी लिख सकते हैं भाई, है ना, मैं इधर करवा रहा हूँ, है ना। इसको अपन कुछ और भी कर सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, इसको पलट के लिख सकते हैं ना, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस का डी एक्स बाई डी वाई, है ना, उल्टा कर दिया ना इसका मैंने वापस, तो डी एक्स बाई डी वाई, और ये आ जाएगा x माइनस एक्स वन। ये भी अपन अभिलंब का समीकरण लिख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, स्पर्श रेखा की ढाल के बारे में बता दिया, ठीक है, और स्पर्श रेखा का समीकरण बता दिया, अभिलंब की ढाल बता दी और अभिलंब का समीकरण बता दिया। अब इसी बेस पर अपन आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन क्या हल करना, पहले इसके सारे फॉर्मूले देखेंगे। अभी तो बहुत सारे फॉर्मूले प्रूव करके दिखाने हैं मेरे को आपको, वो सारे फॉर्मूले मैं प्रूव करूंगा और उसके बाद में ही मैं इसके सारे क्वेश्चंस के ऊपर चलूंगा, ठीक है। तो देखते हैं अपन आगे, है ना। पहले मैं इसका, है ना, एक मिनट, आवाज आ रही है ना। अब देखें नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है, दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण, है ना। दो ध्रुवीय वक्र मतलब कि दो वक्र हो और उनके ऊपर अगर दो स्पर्श रेखा हो तो उन स्पर्श रेखाओं के मध्य का जो कोण होता है वो किस प्रकार निकालते हैं वो अपन ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मैंने क्या करा, ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, है ना, यहाँ डायग्राम ले लेता हूँ, है ना। तो मेरे पास में क्या करा, मैंने यहाँ ले लेते हैं ना। तो मेरे पास में क्या हो गए, दो वक्र हो गए, मैंने एक वक्र ये खींच दिया और, है ना, एक वक्र मैंने ये खींच लिया और एक वक्र मैं इस प्रकार खींच लेता हूँ और इसके इसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच लूँगा, है ना। एक स्पर्श रेखा देखो मैं इससे खींच रहा हूँ, है ना, यहाँ से क्या खींचना, एक तो मैंने ये ले लिया और एक मैंने ये ले लिया। तो मैं यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैंने ये स्पर्श रेखा खींची है और इसके ऊपर भी मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, इस वाले वक्र के ऊपर भी मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है ना। दोनों वक्रों के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच दी है मैंने, ये स्पर्श रेखा खींच दी और ये स्पर्श रेखा खींच दी मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक एक्स एक्सेस खींच लेता हूँ, ये एक्स एक्सेस खींच रहा हूँ मैं, है ना भाई, ये एक्स एक्सेस खींच रहा हूँ मैं, है ना भाई, जो कि क्या आ जाएगी मेरे पास में, ये आ जाएगी इस प्रकार से, है ना, ये आ जाएगी मेरे पास में ये इस प्रकार से, ठीक है ना भाई। ये हो जाएगी एक्स डैश और ये वाई और ये हो जाएगी वाई डैश, ठीक है ना। मैंने क्या करे, दो वक्र ले लिया और दोनों वक्रों पर एक स्पर्श रेखा खींच ली, इस वक्र पर ये स्पर्श रेखा खींच दी और इस वक्र पर मैंने ये वाली स्पर्श रेखा खींच ली, ठीक है। अब इन दोनों वक्रों के जो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो ये कोण होगा ये प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है और इसको मैंने मान लिया कि ये थीटा है, इसको मैंने क्या मान लिया कि ये मेरे पास में क्या है, थीटा है ना। और ये वाला जो कोण था ये, है ना, इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में साई
2 है, और ये वाला जो कोण है बाह्य कोण जिसको बोलते हैं, इसको मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में साई 1 है। ये वाला कोण मेरे पास में साई 1 है, और ये वाला कोण थीटा है जो प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है, और ये मेरे पास में आ गया साई आ गया। तो क्या लिख सकते हैं अपन, पहले प्रतिच्छेदन कोण क्या होता है देखिए, दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण, दो वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण, प्रतिच्छेदन कोण उनकी स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण होता है। उनकी स्पर्श रेखाओं के मध्य का जो कोण होता है, मध्य का कोण होता है। हमारी बात समझ में, जो दो वक्रों का जो प्रतिच्छेदन कोण है उनकी स्पर्श रेखाओं के मध्य का जो कोण होता है वो कहलाता है प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये साई 1 है वो किसके बराबर है, यहाँ से जब ये हो जाता है तो अपने को मालूम पड़ता है कि यहाँ से जो ये साई 1 है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से मेरे पास में साई 1 इजिकल टू साई, ध्यान से देखना, साई 1 इजिकल टू साई 2 प्लस थीटा हो जाएगा क्या। और यहाँ से मैं अगर थीटा निकालना चाहूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि मेरे को प्रतिच्छेदन कोण चाहिए, अगर मैं ये प्रतिच्छेदन कोण निकालना चाहूँ थीटा बराबर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में साई 1 माइनस साई 2 आ जाएगा। ये मेरे पास में थीटा का मान आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा और हल कर लूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, देखें, है ना, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, दोनों तरफ tan ले लेता हूँ मैं, देखना ध्यान से, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, ये आ जाएगा tan, है ना, साई 1 माइनस साई 2 आ जाएगा मेरे पास में, है ना। और इसको अगर मैं हल करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखें, tan साई 1 माइनस tan साई 2 अपॉन 1 प्लस tan साई 1, और ये क्या आ जाएगा साई 2 आ जाएगा। और इसको क्या करना पड़ेगा, मापांक में लेना पड़ेगा आपको, जो ये tan थीटा आएगा ना, इसको आपको किस में लेना पड़ेगा, मापांक में लेना पड़ेगा। और एक चीज़ देखिए, अपन एक चीज़ और जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि साई बराबर, tan साई बराबर क्या होता है, देखिए tan साई 1 बराबर क्या आ जाएगा, मैं मान लेता हूँ, मान लेते, जानते नहीं ये छोड़ो, मान लेता हूँ कि माना, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि माना tan साई 1 इजिकल टू m1 तथा tan साई 2 बराबर में m2 मान लेता हूँ, ये मैंने मान लिया। तो मैं यहाँ पर अगर ये मान पुट कर लूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, tan थीटा बराबर मोड के अंदर tan साई 1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 और m2 आ जाएगी। ये m1 और m2 क्या है, एक तरह से आपको बता दूं मैं कि इस ढाल, इस स्पर्श रेखा का ढाल है m1, और इसका इस स्पर्श रेखा का ढाल हो जाएगा m2। मैंने ढाल के बारे में बताया था ना, dy, ढाल को किससे लिख सकते हैं, dy बाई dx से लिख सकते हैं, tan थीटा से लिख सकते हैं, tan साई से लिख सकते हैं, इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। तो इस रेखा का जो ढाल है वो हो गया tan, इसको अपन m1 भी लिख सकते हैं, इस एक रेखा का जो स्लोप था उसको मैंने m1 लिख दिया, और दूसरी रेखा का जो स्लोप था उसको मैंने m2 से लिख दिया। और यहाँ से अगर मैं थीटा का मान निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, tan इनवर्स मोड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये इसका कोण आ जाएगा, इसके बीच का जो प्रतिच्छेदन कोण होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये अपने पास में दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण आ जाएगा। आ रही बात समझ में, ये तो हो गया, तो ध्रुवीय वक्रों का क्या हो गया, प्रतिच्छेदन कोण। अब इसमें कुछ कंडीशन और होती है, ध्यान से देखना, है ना, इसमें क्या ले रहे हैं, कुछ कंडीशन, है ना, या फिर अपन नोट लगा लेते हैं इसको, है ना, इसके आगे कुछ नोट लगा लेते हैं अपन, है ना, नोट लगा लेते हैं कि अगर थीटा बराबर, कि यदि थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है, थीटा बराबर क्या है, अगर 90 डिग्री है, अगर इस थीटा का मान 90 डिग्री है तो अपने पास में m1 इंटू m2 होगा, वो कितना होगा, -1 होगा। अगर थीटा का मान अपने पास में
90 डिग्री है तो वो m1 इंटू M2 होगा। और दूसरा क्या है इसी का, दूसरा मेरे पास में है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है तो यहाँ पर मेरे पास में m1 बराबर m2 होगा, m1 बराबर m2 होगा। देखो इसको कुछ और भी लिख सकते हैं क्या अपन, देखो यहाँ पर मैं इसको एक बार वापस थोड़ा और करवा रहा हूँ, है ना। m1 m2 क्या माना था अपन ने, साई 1 और साई 2 माना था क्या, tan साई 1 इंटू टेन साई 2 की जो वैल्यू होगी वो -1 आ जाएगा इससे, इस पहले वाले से। और दूसरे वाले से क्या आ जाएगा अपने पास में tan साई 1 इक्वल टू tan साई, है ना, 2 आ जाएगा, tan साई 1 इक्वल टू tan साई 2 आ जाएगा अपने पास में, आ जाएगा ना भाई। तो ये अपने पास में दो ध्रुवीय वक्रों का क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। दो ध्रुवीय वक्रों का क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। ठीक है भाई, तो इसको अपन कह सकते हैं कि, है ना, कि है ना, इसको अपन और क्या कह सकते हैं, इंग्लिश के अंदर क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 2 कर्व, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 2 कर्व, ये आता है पूरा का पूरा। ठीक है भाई, अब आगे अपन इसका दूसरा फॉर्मूला और देखेंगे, दूसरी चीज़ें और देखेंगे, है ना। तो मैं बुक लेता हूँ थोड़ा, है ना, बुक को देखता हूँ मैं पहले, ठीक है। आवाज़ आ रही, हाँ। तो देखते हैं अपन, अगला जो पॉइंट है वो अपना टॉपिक जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनकी लंबाइयों के फॉर्मूले अपन व्युत्पन्न करेंगे। ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, है ना, और ध्रुवीय अधोलंब की अधोस्पर्शी की लंबाई, अधोलंब की लंबाई, और ये सारी चीज़ें अपन अभी फॉर्मूले के अंदर अपन निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। तो पहले अपन इसको ध्यान से देखेंगे, है ना, कि एक्चुअल में इसका डायग्राम कैसा बनता है, और उस डायग्राम से ही ये सारी लंबाइयाँ अपन क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। आवाज़ तो आ रही है ना। चलो देखें, पहले अपन क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। और डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, इधर देखें, है ना, मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ, है ना, ताकि उधर चलता रहेगा, है ना। ये मैंने एक वक्र बना लिया, है ना, और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी मैंने, ये इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींची, और इस पर एक अभिलंब खींच लिया मैंने, ये मैंने एक अभिलंब खींच लिया, ये अभिलंब है ना भाई, ये क्या है मेरे पास में, अभिलंब है। और यहाँ पर ये मेरे पास में एक एक्स एक्सेस खींच ली मैंने। ठीक है, आपको नज़र आ रही है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जो है ना, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक स्पर्श रेखा ले ली थी, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस तरीके से मिला रहा हूँ, और ये मेरे पास में एक्स एक्सेस हो जाएगी, है ना, और ये मेरे पास में वाई हो जाएगी, है ना। और अब इसको देखते हैं, है ना, ये मैंने एक अभिलंब लंब खींचा है, इसके अभिलंब खींचा है इसके ऊपर, और ये स्पर्श रेखा है, और इसका बिंदु मेरे पास में क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक P है, जो कि x और y है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस बिंदु पर एक लंब खींच रहा हूँ, है ना। और आपको पता ही है कि लंब हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इधर भी 90 डिग्री का बनाएगा, और इधर भी 90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर जो कि थीटा होता है, अभी देखिए इधर, यहाँ पर पहले अपन इसकी बात करते हैं, है ना। पहले अपन इसकी क्या बात करते हैं कि यहाँ पर ये बाह्य कोण हो गया अपने पास में, ये बाह्य हो गया ना भाई, है ना। अब यहाँ पर लंब खींचा तो ये भी क्या अपने पास में 90 डिग्री है क्या, अगर लंब खींचूंगा तो ये वाला भी मेरे पास में कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। और इस P और इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से ये O बिंदु मान लेता हूँ, ये P है और ये T है, और ये मैं A बिंदु मान लेता हूँ, है ना, ये मैं A बिंदु मान लेता हूँ। ठीक है ना, ये बिंदु मैंने A मान लिया, है ना। तो यहाँ से ये OT की जो दूरी है ना, या आप इसको और भी कुछ मान ले क्या, इसको मान लूँ क्या मैं, जैसे ये मैंने क्या मान लिया, देखें P, है ना, T Q, है ना, PTQ मान लिया इसको, और इसको R मान लिया। ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं भाई, है ना, मैंने मान लिया, मेरे हिसाब से आप भी मान सकते हो। ठीक है ना। जो अभी देखते हैं इधर, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना।
तो मैंने क्या करा, इसको मान लिया, ये जो मेरे पास में जो ये थीटा, ये कोण जो था ना, इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया। इसको मैंने मान लिया कि ये वाला मेरे पास में क्या है, जैसे फाई 1 है, ये मेरे पास में फाई 1 है और ये मेरे पास में फाई 2 है, और यहाँ पर ये जो कोण है मेरे पास में मैं मान लेता हूँ साई 2 मानूँ या साई 1, कुछ भी मान सकते हैं ना अपन इसको, है ना। तो यहाँ पर ये मेरे पास में साई मान लेता हूँ ओनली, इसको मैं ओनली क्या मान लेता हूँ, साई मान लेता हूँ। तो पहले अपन इस डायग्राम को समझेंगे ध्यान से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो बाह्य कोण होगा, पहली बात तो ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, वो किसके बराबर है, इन दोनों के बराबर है क्या, है ना। तो पहली इक्वेशन मेरे पास में क्या आ रही है कि पहली इक्वेशन देखें कि मेरे पास में साई का जो मान है, साई प्लस 90 डिग्री बराबर क्या आ रहा है मेरे पास में, 90 डिग्री बराबर मेरे पास में क्या आ रहा है, साई, है ना, और प्लस फाई 1 आ रहा है। ये आ गई मेरे पास में एक इक्वेशन इस वाले से, है ना। और इसी प्रकार अगर ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसी प्रकार अगर मैं ये दोनों फाई 1 और फाई 2 का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा क्या। इसी प्रकार 90 डिग्री क्या आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री मैंने लंब खींचा है ना, तो ये 90 डिग्री का कौन होगा। तो यहाँ पर फाई 1 प्लस और फाई 2 का जो मान है वो कितना आ रहा है मेरे पास में, 90 डिग्री आ गया। ये मैंने समीकरण 2 दे दिया। और समीकरण 1 और 2 को अगर मैं बराबर कर लेता हूँ तो आपको कुछ स्पेशल दिखेगा यहाँ पर। समीकरण 1 और 2 को मैं इक्वल कर रहा हूँ, है ना, क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 कर रहा हूँ। आ रही बात समझ में। समीकरण 1 और 2 को अगर मैं इक्वल कर दूँ यहाँ पर, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखिए 90, है ना, 90। अगर देखो एक चीज़ देखें तो यहाँ से सीधा का सीधा आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कट जाएगा, है ना। दोनों को अगर मैं इक्वल कर देता हूँ तो इससे ये कट जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा, तो मेरे पास में बचेगा कितना, साई, है ना, साई, है ना, माइनस फाई 2 बराबर मेरे पास में 0 बचेगा। तो यहाँ पर जो साई आएगा वो क्या आ जाएगा, फाई 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फाई 2 है, ये फाई 2 किसके बराबर है, साई के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फाई 2 है वो किसके बराबर है, साई के बराबर है। यहाँ से अपने पास में ये निष्कर्ष निकल गया। अब देखें, ये मैंने स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा, ये मेरे पास में क्या है, स्पर्श रेखा है मेरे पास में, है ना, जिसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालेंगे अपन, इस इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको टेंजेंट, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेगा। और इस स्पर्श रेखा के जो सापेक्ष जो ये लंबाई होगी ना, ये वाली, है ना, इस लंबाई को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब टेंजेंट। क्या बोलेंगे, सब टेंजेंट। सब टेंजेंट का मतलब क्या हो जाएगी, है ना, सब टेंजेंट का मतलब क्या हो जाएगी, अधोस्पर्शी। क्या हो जाएगी, अधस्पर्शी। क्या हो जाएगी, अधस्पर्शी, है ना। ये जो रेखा है वो अपने पास में टेंजेंट आ गई, ये वाली अपने पास में अधस्पर्शी आ गई। और ये जो अपन ने खींची थी ना, है ना, अभिलंब जो खींचा था ना, ये अपने पास में पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा, है ना, नॉर्मल कहलाएगा, जिसको हिंदी में अभिलंब बोलते हैं, है ना। तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अभिलंब। तो ये वाली जो ये पी आर जो ये रेखा होगी, ये अपने पास में क्या हो जाएगी, अभिलंब हो जाएगी। फिलहाल अपन इस कोण को छोड़ देते हैं, है ना। तो ये जो अपने पास में हो जाएगी, अभिलंब हो जाएगी। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी होगी ना, ये वाली, है ना, ये अपने पास में क्या कहलाएगी, ये अपने पास में कहलाएगी सब नॉर्मल। क्या कहलाएगी, सब नॉर्मल, जिसको अपन बोलते हैं अधोलंब। क्या बोलेंगे, अधोलंब, है ना, अधोलंब बोलते हैं इसको, अधोलंब। तो ये सारी लंबाइयां हैं जो मैंने आपको बताई है, वो सारी की सारी अपने को क्या करना है, निकालना है। सबके फॉर्मूले बताना है कि भाई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, अधस्पर्शी की लंबाई क्या होगी, अभिलंब की लंबाई क्या होगी, और अधोलंब की लंबाई क्या होगी। तो देखें, पहले अपन सबकी बात करते हैं, पहले स्पर्श रेखा की लंबाई की बात करते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पहले स्पर्श रेखा की लंबाई की बात कर रहा हूँ, है ना। अधोस्पर्शी की नहीं बात करके मैं किसकी कर रहा हूँ, स्पर्श रेखा की लंबाई की बात कर रहा हूँ। तो पहले अपन ले लेते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना।
ये तो इसका बेसिक चल रहा है, ये तो आपको मालूम पड़ गया। ये तो मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि ये फाई 2 है वो एक्चुअल में साई के बराबर होगा। तो इसको तो मैं मिटा रहा हूँ, है ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। और अभी अपन इधर से ले लेंगे, है ना, तो सारी लंबाइयाँ अपन निकालेंगे 1/1। तो पहले डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करें और वापस देखें, ठीक है। अभी अपन क्या निकाल रहे हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई निकाल रहे हैं। अपन क्या निकाल रहे हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना, लंबाई क्या बोलते हैं, है ना, लेंथ ऑफ किसकी देख रहे हैं, सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ किसकी देख रहे हैं, टेंजेंट की, है ना। स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। और एक चीज मेरे को ये बता दो कि अगर आपको स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो यहाँ पर ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी होगी ना, है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी होगी, एक मिनट, है ना, ये जो दूरी होगी वो दूरी कितनी आ जाएगी अपने पास में, ये पूरी दूरी अपने पास में आ जाएगी x आ जाएगी, है ना। ये बिंदु लिया है ना अपन ने P, इसका मतलब ये दूरी x, और ये जो लंब खींचा ना ये कितना आ जाएगा अपने पास में, y आ जाएगा, है ना। तो अपन को निकालनी क्या थी, अर्ध स्पर्श रेखा की लंबाई। इसका मतलब अपने को निकालना क्या, ये P नहीं है यार, है ना, यहाँ पर आप कोई PQR PS ले लूँ क्या, यहाँ पर S ले लेता हूँ, PS मेरे को निकालना क्या है, PS निकालना है। तो देखिए मेरे पास में क्या आ जाएगा, है ना, PS बटे, है ना, PS बटे PQ, है ना। तो पहले आप त्रिभुज की बात कर लो, है ना, इसकी लंबाई निकाल रहे तो P, है ना, त्रिभुज P, है ना, QS में, त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS में हम जानते हैं, ध्यान से देखना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, कि जो ये निकालना है अपने को, तो क्या आ जाएगा, PS बटे PQ, है ना, PS बटे PQ। एक मिनट देखिए, PS बटे PQ का मतलब क्या होता है, देखिए लाल बटे कक्का आपने पढ़ा होगा, या लाल बटे कक्का, है ना, या फिर आपने पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल ये पढ़ा होगा, PBP और HHB ये पढ़ा होगा, दोनों में से एक। तो यहाँ पर देखें कि ये हो गया कर्ण, ये अपने पास में क्या हो गया, कर्ण हो गया, है ना, और ये अपने पास में क्या हो गया, लंब हो गया। कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है अपने पास में, कोसेक थीटा, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक, और यहाँ पर ये साई था तो कोसेक साई, क्या आ जाएगा अपने पास में यहाँ पर, PS बटे PQ, जहाँ क्या आ जाएगा, कोसेक साई, है ना, जो कि क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कोसेक बराबर। तो यहाँ पर PS तो अपने को निकालना है, PS निकालना, तो ये PQ उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कोसेक साई हो जाएगा, ठीक है भाई। ये अपने पास में कोसेक साई आ गया। और PQ क्या है अपने पास में, PQ कितना है, Y है ना। तो PS बराबर Y, और यहाँ पर कोसेक साई आ गया, कोसेक साई। और चूंकि अपन जानते हैं कि कोसेक साई बराबर, है ना, कोसेक साई बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई आता है। यह फॉर्मूला अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ा था, आ रही बात समझ में, थीटा ले रहे थे, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, PS बराबर कितना आ जाएगा, Y रूट के अंदर, है ना, कोसेक ये रूट के अंदर लेना है ना भाई, ये रूट के अंदर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, Y बराबर, है ना, ध्यान से देखें, है ना, कितना आ जाएगा, PS बराबर कितना आ जाएगा, Y, और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास में, कॉट स्क्वायर साई आ जाएगा। और यहाँ से चूंकि अपन एक चीज़ और जानते हैं कि टेन साई बराबर, है ना, टेन साई बराबर क्या होता है, dy/dx होता है क्या, टेन साई बराबर क्या होता है, dy/dx होता है। तो मैं इसको 10 में चेंज कर देता हूँ, तो क्या लिखता हूँ, PS बराबर Y, और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर साई लिख सकता हूँ मैं। क्या लिख सकता हूँ इसको, टेन स्क्वायर साई। और टेन का मान कितना है अपने पास में, आगे देखें, Y अंडर रूट के अंदर
1 प्लस डी वाई 1 अपॉन, ध्यान से देखिए 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, और इसका क्या आएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं इसको चेंज करके लिखना चाहूँ तो मेरे पास में पी एस बराबर कितना आ जाएगा, वाई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ये ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा डी एक्स बाय डी वाई, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि अपने पास में क्या कहलाएगी, जो कि कहलाएगी स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा की लंबाई, जो कि कहलाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है भाई, कितना टाइम हो गया, 45 मिनट हो गया है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई। ठीक है, ये आगे अपने पास में लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, ये मैं इसको लिख लेता हूँ है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई या LEN, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है भाई, ये आपको मालूम पड़ गया। आगे देखते हैं अपन दूसरी चीज इसी के बारे में है ना, दूसरी के बारे में ध्यान से देखते हैं। अभी अपने को निकालना है सब टेंजेंट। क्या निकालना है, सब टेंजेंट। तो त्रिभुज यही लेंगे क्या, PSQ में, त्रिभुज PSQ लेंगे ना सब टेंजेंट के लिए। तो अगली जो हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, डाल रहा हूँ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कि अधोस्पर्शी की लंबाई है ना। तो क्या कर रहा हूं, अधोस्पर्शी की लंबाई की बात कर रहा हूं है ना, अधोस्पर्शी की लंबाई निकालनी है आपको। आ रही बात समझ में, अधोस्पर्शी की क्या निकालनी है, लंबाई। अधोस्पर्शी कहते हैं ना इसको, स्पर्श रेखा की लंबाई, अधोस्पर्शी की लंबाई, अधस्पर्श कुछ भी लिख सकते हैं इस प्रकार है ना। तो अपन त्रिभुज देखते हैं अभी एक बार है ना, एक बार त्रिभुज देख लेते हैं। तो अपने को चाहिए कौन सी, ये वाली रेखा चाहिए ना, ये मतलब कि ये वाला चाहिए अपने को पूरा का पूरा, भाई यही चाहिए ना अपने को। तो मतलब कि क्या चाहिए, SQ चाहिए अपने को, कुल मिला के सबसे बड़ी चीज अपने को क्या चाहिए, SQ चाहिए है ना। तो मेरे को अगर SQ चाहिए तो मैं त्रिभुज PQS में ही देखूंगा, त्रिभुज PQS में है ना, त्रिभुज PQS में देखेंगे। हम जानते हैं क्या जानते हैं अपन कि त्रिभुज PQS में अपने को SQ चाहिए है ना। तो क्या आ जाएगा, SQ बटे है ना, SQ चाहिए ना अपने को, SQ चाहिए बटे में PQ, बटे में क्या आ जाएगा PQ, जो कि क्या होता है लाल बट्टे कक्का से लंब है ना। SQ कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर अगर ये ले रहे हैं ना अपन, SQ ये निकाल रहे हैं ना, और ये थीटा ले रहे हैं अपन, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये ले रहे हैं तो लंब हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा अपने पास में आधार। तो लंब बटे आधार क्या आ जाएगा, tan थीटा है ना। tan थीटा ने लिखे मैं tan साई लिख दूँ क्या है ना। तो अपने पास में यहाँ से SQ निकालना है मेरे को, तो SQ बराबर क्या निकलेगा मेरे पास में, PQ और tan साई आ जाएगा मेरे पास में। तो यहाँ से SQ बराबर कितना आ जाएगा, ये वाली लंबाई अपने पास में देखें ध्यान से, PQ कितना है अपने पास में, PQ है अपने पास में y, और tan साई को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan साई को dy/dx लिख सकता हूँ क्या। तो ये आ गया dy/dx आ गया, जो कि अपने पास में क्या कहलाएंगी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, जो कि अपने पास में ये आ गई SQ बराबर y dy/dx आ गई। आ रही बात समझ में, ये अपने पास में आ गई क्या, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है भाई, आगे अपन देखते हैं है ना। कुछ उल्टा लिख दिया क्या मैंने, एक मिनट, मैंने क्या उल्टा लिख दिया कुछ, देखते हैं है ना। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, अच्छा उल्टा, अच्छा ये मैंने गलत बता दिया, सॉरी। इधर देखे वापस है ना, ये अपने पास में कितना आ जाएगा, इधर देखे इधर है ना, एक मिनट, मैंने क्या उसको एंगल मान लिया, यहाँ पर मान लिया था है ना। अब देखिए ये चेंज नहीं होगा, जब ये वाला ही एंगल ले रहे हैं अपन तो यहाँ चेंज नहीं होगा। तो लंब क्या हो जाएगा अपने पास में, PQ बटे में है ना, और आधार क्या आ जाएगा, SQ है ना। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, tan साई। और अपने को चाहिए क्या, SQ चाहिए ना,
एस क्यू चाहिए तो ये पी क्यू इधर आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये पी क्यू कहाँ चला जाएगा, इधर बटे में चला जाएगा, तो अपने पास में एस क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास में एस क्यू क्या आ जाएगा, एस क्यू बराबर 1 पी क्यू, है ना, और ये आ जाएगा मेरे पास में 10 साई, जिसको अपन एस क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं 1/y, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ dy बाय डी एक्स लिख सकता हूँ, dy बाय डी एक्स लिख सकता हूँ, है ना। एक मिनट में कोई उल्टा तो नहीं कर रहा हूँ फिर भी, है ना, नहीं सही है, dy बाय डी एक्स लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, इसका मैं क्या कर दूँ उल्टा कर दूँ, तो मैं y डी एक्स बाय डी वाई लिख सकता हूँ क्या, तो अपने पास में जो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आएगी, सब टेंजेंट जो आएगी वो कितने आ जाएगी, है ना, एस क्यू बराबर जो आ रही है वो कितनी आ रही है वाई डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा। ये अपने पास में क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ जाएगी, मतलब कि ये अधोस्पर्शी की लंबाई अपने पास में कितनी आ जाएगी वाई डी एक्स बाई डी वाई। इस प्रकार अभी आपको क्या निकालना है, यहाँ पे अभिलंब की लंबाई निकालनी है और इसी प्रकार अधोलंब की लंबाई भी अपने को निकालनी है। अब आप देख लें कि अगर अपन इसके ऊपर चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे, तब अपने पास में ये वाला त्रिभुज लेंगे, है ना, इसके अंदर ये निकालेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से अपन इसको ये वाला त्रिभुज लेके इसकी दो लंबाइयाँ और निकाल देते हैं, ठीक है। तो मैं ये अभी मिटा रहा हूँ यहाँ से, है ना, ये यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं मिटा रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखिए अभी आगे, है ना, यहाँ से देखें, ये आप उतार लेना और एक बार नहीं हो तो वीडियो को वापस देख लेना ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपन अब क्या निकाल रहे हैं नेक्स्ट, इसका वो निकाल रहे हैं क्या लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा अभिलंब की लंबाई, क्या हो जाएगी अभिलंब की लंबाई अभिलंब की लंबाई निकाल रहे हैं अपन। वीडियो चल रही है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना, कि वीडियो चल रही है या नहीं चल रही है। हाँ वीडियो चल रही है, 52 मिनट हो गए, जल्दी से 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं अपन, पहले स्टार्ट कर रहे हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई सब ऑफ टेंजेंट हो गया, उसके बाद अभी अपन देख रहे हैं लेंथ ऑफ अभिलंब की लंबाई, है ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल, है ना। तो अभी देखते हैं अपन लेंथ ऑफ, तो अपने को ये निकालनी है, ध्यान से देखना, ये वाली निकालनी है ना। तो मेरे को त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, त्रिभुज पी क्यू आर लेना पड़ेगा क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई कि पी आर बटे पी क्यू जो कि होता है सेक साई, जो कि क्या होता है सेक साई, है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कर्ण बटे आधार, है ना, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे क्या आ जाएगा आधार, है ना। यहाँ पर ये लेंगे ना तो ये कर्ण होगा और ये क्या हो जाएगा अपने पास में आधार, ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ पर अपने पास में क्या चाहिए, अपने को पी आर ही चाहिए ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में पी आर बराबर, ध्यान से देखिए पी क्यू और ये आ जाएगा सेक साई आ जाएगा। तो क्या कर सकता हूँ मैं, देखें पी आर बराबर पी क्यू कितना है मेरे पास में वाई और सेक साई, और चूंकि अपन एक चीज़ और जानते हैं सेक स्क्वायर साई बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर साई होता है क्या, और मैं अगर इसका स्क्वायर हटा दूँ तो रूट के अंदर ये आ जाएगा क्या, तो मैं क्यों नहीं इस सेक साई की जगह ये पुट कर दूँ क्या, तो पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, देखें यहाँ लिख रहा हूँ मैं, है ना भाई, यहाँ से यही लिखते हैं ना, पी आर बराबर क्या हो जाएगा वाई, है ना, और अंडर रूट के अंदर 1 + tan स्क्वायर साई लिख रहा हूँ, और चूंकि अपन tan स्क्वायर साई का मान पहले भी देख चुके हैं, तो tan साई का मान क्या होता है भाई dy बाय डी एक्स होता है क्या, तो मैं tan साई की जगह रख रहा हूँ, तो पी आर इजिकल टू वाई रूट के अंदर 1 + dy बाय डी एक्स और इसका होल स्क्वायर, जो कि अपने पास में कितना आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा
लेंथ ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की लंबाई कितनी आ जाएगी अपने पास में, अभिलंब की लंबाई आ जाएगी अपने पास में कितनी, वाई अंडर रूट का 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ये आ गई अपने पास में क्या, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या आ गई अपने पास में, वो आ गई PR = y रूट के अंदर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अभी अपने को ये वाली सब नॉर्मल और निकालनी है ना। तो अपन दूसरा देख लेंगे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, मतलब कि अपने पास में अधोलंब की लंबाई, अधोलंब लिख लेता हूँ मैं, अधोलंब की लंबाई ये निकालनी है अपने को। हमारी बात समझे, अधोलंब की लंबाई निकालना है अपने को। लाइन मैंने सही नहीं खींची है, ध्यान से देखें, जल्दी में, टाइम कम है अपने पास में। तो देख लेते हैं अधोलंब की लंबाई निकालने के लिए क्या आ जाएगा। देखो ये भी अपने पास में पहले है ना, ये अपने पास में कण था और ये अपने पास में आधार था, है ना। ये अपने पास में क्या था, कण, ये आधार था और ये अपने पास में लंब होगा। इस वाले त्रिभुज में ये लंब है ना, और ये कण और ये आधार होगा। अब अपने को चाहिए क्या, QR चाहिए ना अपने को, क्या चाहिए अपने को, QR चाहिए, है ना। तो QR के लिए क्या करेंगे भाई, देखें QR के लिए क्या करेंगे, QR है ना, त्रिभुज पहले अपन देख लेते हैं PQR में देखें अपने को क्या चाहिए, QR। तो ये आ जाएगा QR बटे में, है ना, QR बटे में PQ हो जाएगा क्या, ये PQ जो कि क्या होगी, tan साई हो जाएगी। क्या आ जाएगी, tan साई, लंब होता है ना, लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार, तो क्या आ जाएगा, tan साई। और यहाँ पर QR अपने को निकालना है, QR निकालना, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, PQ tan साई आ जाएगा क्या। और यहाँ पर QR बराबर कितना आ जाएगा, PQ की वैल्यू कितनी है, y है क्या। ये देखो PQ अपने पास में पूरी लंबाई कितनी देर की, y देर की, मैंने y पुट कर दिया। और tan साई को क्या लिखूंगा, dy/dx लिख दूंगा क्या। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगी, ये अपने पास में आ जाएगी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अपने पास में कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास में QR = y dy/dx। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, है ना। और मैं आपको इतना तो यकीन दिला रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, और आगे जब ट्यूशन करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। जैसा आप 11th और 12th के अंदर स्टेप बाय स्टेप ट्यूशन को समझते थे, करते थे, उसी प्रकार मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक ट्यूशन और उसकी थ्योरी समझाने वाला हूँ। तो जितना हो सकता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आप जितना लाइक करोगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और उतनी ही बेस्ट वीडियो देने की कोशिश करूंगा, है ना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,